बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को आप देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों इंडियन रेलवे में ट्रेनों में हो रही भीड़ की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार रेल मंत्रालय की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर कभी टिकट नहीं मिल रहे हैं तो कभी एसी कोच में भी जनरल जैसी व्यवस्थाएं और फिर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से नई खबर सामने आई है कि वेटिंग टिकट के समाधान को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है कि वेटिंग टिकट अब खत्म होने वाली है। जी, सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय वेटिंग टिकट के समाधान के लिए नई पटरी बनाने पर फोकस कर रही है। 2023 में 5300 किलोमीटर नई पटरी बनाई गई है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार गर्मियों में पहले की तुलना में 10 गुना अधिक ट्रेन चलाई गई है। छठ पर 4 गुना ट्रेनें चलाई गई थी। वहीं रेलवे ट्रैकों को लेकर के बताया गया है कि 2024 में 14 किलोमीटर पटरी प्रतिदिन बनती है। 2014 में प्रतिदिन रेलवे ट्रैक केवल 4 किलोमीटर तक ही बनती थी। रेलवे ने कहा है कि हम रोज 22,000 ट्रैक चलाते हैं। अगर रोज 3,000 ट्रेन हम बढ़ाते जाएं तब जाकर के वेटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे और ये 2032 तक संभव हो पाएगा। दोस्तों देश में आए दिन ट्रेन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वालों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रेन की वे कौन सी बोगी होती है जिसे हम सबसे सुरक्षित मान सके, या ट्रेन की कौन सी बोगी और कौन सी सीट होती है जिसको हम सबसे सुरक्षित और आरामदायक मान सके। तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर ट्रेन की कौन सी वे बोगी होती है और कौन सी वे सीट होती है जिसको हम सबसे सुरक्षित मान के चल सकते हैं। और जब भी हम ट्रेन बुक करें तो फिर हम इन डिब्बों और फिर इन सीटों को देखकर ही बुक करें। तो आपको लग रहा होगा कि भारतीय ट्रेनों में सबसे सुरक्षित कोच तो S1 वाला ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रेन में सबसे सुरक्षित कोच बीच वाला होता है। भारतीय ट्रेनों में सबसे सुरक्षित कोच B4 माना जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि किनारे के कोच पर एक्सीडेंट के दौरान सबसे ज्यादा खतरा होता है। हालांकि कई ट्रेनों में ये सीक्वेंस बदली हुई होती है, लेकिन टिकट बुक करते समय जब आप ट्रेन चुने तो फिर उसमें देख लें कि बीच का कोच कौन सा है और फिर उसी में अपना टिकट बुक कर लें। वहीं पर अब सबसे सुरक्षित सीट के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे सुरक्षित कोच के बाद आते हैं ट्रेन की सबसे सुरक्षित सीट। एक रिपोर्ट के अनुसार फेडरल रेलवे सेफ्टी एक्ट इन 1970 के ऑथर लैरी मानते हैं कि ट्रेन के किसी भी कोच में सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट बीच की होती है। यानी कि अगर एक कोच में 72 सीटें हैं तो सबसे सुरक्षित सीट 32 से 35 के बीच मानी जाएगी। यानी कि सबसे बीच वाली सीट सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर सबसे सुरक्षित कोच कौन सा है और सबसे सुरक्षित सीट कौन सा है। तो अब आगे से जब भी आप कोई भी ट्रेन बुक करें अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए तो आप सीट देकर के ही बुक करें। इन सीटों को और इन डिब्बों को देकर ही बुक करें। इन बातों का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के साथ रेल मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 2 महीने के भीतर पटरी पर उतारने का निर्णय लिया है। साथ ही अधिकारियों को 2 ट्रेनों के बीच टक्कर के लिए कवच उपकरण लगाने, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गति देने और फिर आम लोगों को अमृत भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाने के एजेंडे पर काम करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रेक बनकर के तैयार है। यह ट्रेन पर पटरियों पर दौड़ने लगेगी। ये विदेशों में चलने वाली ट्रेन से कम नहीं होगी। 100 दिन के एजेंडे में वंदे भारत मेट्रो को भी चलाने की योजना को शामिल किया गया है। तो जहाँ 2 वंदे मेट्रो का रेक बनकर के तैयार है, इसका ट्रायल रन जल्द ही तैयार होगा। जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में करीब 310 किलोमीटर तक पटरी बिछाने को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि हर दिन करीब 15 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ने 5300 किलोमीटर नई पटरी बिछा करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विनिर्माण कार्य पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके और फिर वेटिंग टिकट की समस्या खत्म हो सके। दोस्तों पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। जब बिहार के सारण के रहने वाले यानी कि छपरा के रहने वाले लालू प्रसाद यादव फिलहाल पूर्णिया में हैं। वे शनिवार को रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लालू यादव सारण की मरोड़ा थाना क्षेत्र के जादव रहीमपुर गाँव के मूल निवासी है। उनका उम्र 55 साल है। जब चुनाव लड़ने के वैधानिक हक मिलने के बाद से वे वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद
तक का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सफलता तक नहीं मिली है। इसके बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा है। वे केरल के वायनाड संसदीय सीट में उपचुनाव होने की स्थिति में वहां भी से भी मैदान में उतरने का फैसला किया है, ऐलान किया है। सारण निवासी लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि वे यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। उनका उद्देश्य यही है कि किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्हें मिले और वे उस क्षेत्र को आदर्श बना सके। वे सारण के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन जनता का साथ उन्हें नहीं मिला। जब विधानसभा और फिर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भी उतर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही पुराना। खैर, उन्हें विश्वास है कि उनके दिन कभी न कभी फिरेंगे और फिर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम से मिलते जुलते नाम के कारण उनकी नामजदगी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। यह क्षेत्र में इस पर अभी से ही हास परिहास भी शुरू हो गया है। दोस्तों, बिहार की बिजली कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2600 से अधिक पदों पर बहाली करने वाली है। जी हाँ, अब इसको लेकर के भर्ती को लेकर के आवेदन की नई डेट घोषित कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन 20 जून को शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई तक तय की गई है। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला था, लेकिन इसे तत्कालीन दिक्कतों के चलते स्थगित करना पड़ा। जब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL और फिर इसकी सहयोगी कंपनियों में तकनीकी और फिर गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मार्च में ही जारी हुआ था। अधिसूचना के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2000, जूनियर अकाउंट्स कलर के 300 और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के 150 पद पर भर्ती होगी। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर के करना होगा। नोटिफिकेशन भी इसकी वेबसाइट पर मिलेगी। किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए बिहार सरकार तत्पर है। इस मकसद से बने चौथे कृषि रोड मैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए बिहार के 21 जिलों की मिट्टी को अनुकूल पाते हुए इसका क्षेत्र विस्तार करने का निर्णय हुआ है। नीतीश सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भारी भरकम सब्सिडी भी दे रही है। यह सब्सिडी का भुगतान 3 चरणों में फसल के स्टेज के आधार पर किया जाएगा। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार ने 40% अनुदान देने का निर्णय लेते हुए राशि भी जारी कर दी है। इसकी खेती के लिए बनने वाले एक इकाई पर किसानों को लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च आता है। जब कृषि विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने इस योजना के लिए राशि जारी करने का आदेश दिया है। ड्रैगन फ्रूट योजना के लिए राज्य के 21 जिलों का चयन किया गया है। जब कहा गया है कि वहाँ की मिट्टी और फिर वायुमंडलीय स्थितियाँ उन्हें मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सिवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली जिले को शामिल किया गया है। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 3 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान की पहली किस्त 60% राशि यानी कि 1,80,000 रुपए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। दूसरी किस्त अगले वर्ष यानी कि अगले साल कुल अनुदान का 20% यानी कि 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 75% पौधे के जीवित रहने पर मिलेगा। वहीं पर अंतिम किस्त यानी कि बचे हुए 20% राशि उसके अगले साल 90% पौधे के जीवित रहने की दी जाएगी। आपको बता दूं कि ड्रैगन फ्रूट गुलाबी या फिर लाल रंग का होता है। इसका अंदरूनी भाग सफेद होता है। इसका गुदा काफी रसदार और फिर हल्का मीठा होता है। इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, बी, कैल्शियम, फास्फोरस और फिर मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी ये लो कैलोरी फल है जो फिर वजन घटाने में मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में कीमत 100 से 400 रुपए किलो तक होती है, जबकि इसे उगाने में किसानों का खर्च प्रति क्विंटल बेहद कम आता है। इसका एक पौधा 15 से 20 साल तक फल देने में सक्षम होता है। हालांकि ये मौसम और फिर उसके रखरखाव पर निर्भर करता है। दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को हर सेक्टर का मंत्री बनाया। ये बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य यानी कि बिहार और फिर केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर के विकसित राष्ट्र बनाएंगी। सभी 8 मंत्री अपने अपने विभागों का रोड मैप बनाएंगे और फिर उस पर काम शुरू होगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जब कपड़ा मंत्री सबसे पहले लेदर क्लस्टर गए, वहां बन रहे बैग को देखा। बैग कंपनी के तुषार जैन भी मौजूद थे। जब बैग उद्योग के 2 वर्ष पूरा होने पर केक काटा, वहां से टेक्सटाइल क्लस्टर गए। जब कंपनी के विश्वनाथ घोष से बन रहे फैब्रिक के बारे में जानकारी ली, डिजाइन आदि को लेकर भी बात की।
दोस्तों बिहार भीषण गर्मी और फिर जानलेवा हीट वेव की चपेट में है। जब गर्मी से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है, इस साल पड़ रही भीषण गर्मी ने बिहार में बिजली खपत का गणित गड़बड़ा दिया है। अब दिन और रात में होने वाली बिजली आपूर्ति में मामूली अंतर रह गया है। जहां पहले के सालों में जितनी बिजली पीक आवर यानी कि रात में आपूर्ति होती थी, उतनी अब दिन में भी बिजली दी जा रही है। पिछले साल गर्मी में 2-4 दिन ही रात की तरह दिन में बिजली की खपत हुई थी। इस साल अप्रैल से ही गर्मी पड़ रही है, जब मई जून में गर्मी का मार लोगों को अधिक सता रही है। इस कारण बिजली से चलने वाले उपकरण खास करके एसी की जम करके खरीदारी हुई है। या इस बार दिन में भी लोगों को एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। या इस कारण सुबह 8 बजे से ही बिजली की मांग बढ़ जा रही है। अभी हर रोज दिन में औसत 7000 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है। पहले पीक आवर यानी कि रात 8 बजे से 12 बजे बीच 7000 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी। यह भीषण गर्मी के कारण पीक आवर में भी वृद्धि हो गई। जब पहले रात के 8 बजे से 12 बजे तक सबसे अधिक बिजली खपत होती थी, यह कंपनी इसे पीक आवर मानती थी। अब रात 8 बजे से 2 बजे तक सबसे अधिक बिजली की खपत हो रही है। जब 2 बजे रात के बाद खपत में कमी होती है, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद खपत बढ़ जाती है। जब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रात की तरह ही बिजली खपत हो रही है। इस कारण पिछले साल जहां दिन और फिर रात की बिजली खपत में 1000 से 1500 मेगावाट का अंतर रहा करता था, वहीं इस बार बमुश्किल 400 से 500 मेगावाट का ही अंतर रह पा रहा है। दोस्तों गर्मी के मौसम में बिहार के लोगों को जिस जगह की सबसे ज्यादा याद आती है वो जगह है नवादा का ककोलत। और अब उससे जुड़ी हुई एक खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरा को लेकर के यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद लगी है। जब प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार ऐतिहासिक शीतल जल प्राप्त ककोलत में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करने 24 जून को नवादा पहुंचेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ककोलत का सौंदर्यीकरण कार्य वन विभाग कर रहा है। इस कारण पिछले वर्ष से ही ककोलत को सैलानियों के आने जाने के लिए बंद किया गया था। वहाँ कई कार्य कराए जा रहे थे। जब ककोलत वाटरफॉल के पास कुंड का निर्माण, नीचे में वृद्ध और फिर बच्चों के लिए कुंड का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग का निर्माण, चेंजिंग रूम का निर्माण, वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण, शौचालय का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, वेंडिंग जोन का निर्माण, गेस्ट हाउस, प्रशासनिक भवन का निर्माण सहित कई अन्य कार्य कराए जा रहे थे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के आगमन की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एनडीए गठबंधन सत्ता में आ चुका है। अब संसद में नए सांसदों का शपथ लेना और फिर लोकसभा स्पीकर का चयन बाकी है। लोकसभा स्पीकर का पद संसद में बेहद कम होता है। इसी वजह से सभी दल चाहते हैं कि लोकसभा में स्पीकर उनकी पार्टी का हो। इस बीच इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। एनडीए की सरकार बनने से पहले ही खबर आई थी कि टीडीपी किसी भी नेता को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहती है। अब इस बीच इंडिया में ये भी खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। यह सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी और सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगी। दोस्तों शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें ये पद नहीं मिलता है तो फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीडीपी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लड़ाई अहम है। इस बार स्थिति 2014 और 19 जैसे नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को ये पद नहीं मिलता है तो फिर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और फिर लोजपा को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये पद नहीं मिलता है तो फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। दोस्तों ईवीएम को लेकर के अरबपति एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। जहां एलन मस्क ने सलाह दी है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एआई या फिर इंसानों द्वारा इसे हैक किया जा सकता है। जहां एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई या फिर इंसान द्वारा इसको हैक
कर सकता है। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएमओं को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इंसानों या फिर एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम है इसमें, हालांकि छोटा है फिर भी बहुत अधिक है। एलन मस्क के पोस्ट के बाद एक बार फिर से ईवीएम मशीन को लेकर के बहस छिड़ गई है। जब भारत में तो लंबे समय से विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल या निशान उठा रही है। जब एलन मस्क प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव के दौरान ईवीएम में कथित तौर पर पाए गए अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवीएम में सैकड़ों अनियमितताएं थी और कई गड़बड़ियां सामने आई है। जब भारत में ईवीएम इस्तेमाल को लेकर के राजनीति भी होती रही है, हालांकि हर बार चुनाव आयोग ने किसी तरीके की धांधली को न करा है। मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी किए जा सकने के तर्क को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक बार फॉर्म 17C उम्मीदवारों को सौंप दिया जाता है और ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है तो फिर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। यह फॉर्म 17C में हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का रिकॉर्ड होता है और ये उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों को तब तक दिया जाता है जब तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखे जाने से पहले सील कर दिया जाता है। यह फॉर्म 17C में हर बूथ पर कुल मतदान का आंकड़ा भी दर्ज होता है। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार समाप्त हो गया है। आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस पर्व को ईद उल अजहा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मुसलमान द्वारा बकरे या फिर भेड़ की कुर्बानी करते हैं। या इसके अलावा बकरीद पर मस्जिदों और फिर घरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और लोग मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करते हैं। जब बकरीद का मुख्य मकसद अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का सम्मान और स्मरण करना है। चलिए जानते हैं इस पर्व के बारे में, इसका इतिहास के बारे में। तो आपको बता दूं कि एक बार हजरत इब्राहिम ने एक सपना देखा कि वे अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे। वे खुदा में पूरा विश्वास रखते थे। उन्होंने इस सपने को अल्लाह का पैगाम माना और इसे पूरा करने का निर्णय लिया। हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करने का फैसला किया। उनकी इबादत को देख करके उनको अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा। खुदा के इस आदेश को अमल करके हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए मैदान में ले गए और लेटा करके उसको कुर्बान करने लगे। लेकिन कुर्बानी के बाद जब हजरत इब्राहिम अपने आंखों से पट्टी हटाया तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत बगल में खड़ा है और यहाँ पर जो कुर्बान हुए हैं वो एक दुम्बा है। आपको ये बता दूं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए वहाँ पर ले गए और कुर्बानी से पहले ही वो अपने आंखों में पट्टी बांध दी। जब पट्टी बांध इसलिए दी क्योंकि उसके बेटे का आदेश था कि पापा आपका आंखों में पट्टी बांध दो, क्योंकि आप जब छुरा चलाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका हाथ कांप जाए, तो इसलिए आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए, अपने आंखों में पट्टी बांध दीजिए। तो हजरत इब्राहिम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके बाद छुरा चलाया। छुरा चलने के बाद जब आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा सही सलामत बगल में खड़ा है और यहाँ पर एक दुम्बा यानी कि जानवर आकर के पड़े हुए हैं, यानी कि उसकी कुर्बानी हुई है। और तभी से ये सिलसिला लगातार जारी है और कुर्बानी होती है। आपको बता दो कि ईद उल अजहा को बकरीद इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय उप महाद्वीप के अलावा ईद उल अजहा को कहीं भी बकरीद नहीं कहा जाता है, यानी कि भारतीय उप महाद्वीप में ही ईद उल अजहा को बकरीद कहा जाता है। बाकी हर जगह ईद उल अजहा कहा जाता है क्योंकि भारतीय उप महाद्वीप में गॉड को बकरी कहा जाता है, इसीलिए भारतीय उप महाद्वीप में बकरीद कहा जाता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री के इस वादे को पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जल्द ही अलग अलग विभागों में बम्पर बहाली निकलने वाली है। हालांकि पिछले सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि ये सारा काम उनके डिप्टी सीएम रहते हुए हुआ है और उनके दबाव में ही आकर के सरकार ने 5.25 लाख बहाली करने का फैसला किया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ जहाँ पर तेजस्वी यादव दावा करते रहे कि उनकी पहल पर ही बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि तेजस्वी यादव झूठा प्रचार कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने के लिए चुनावी सभाओं में भ्रम फैला रहे हैं। वहीं पर जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि बिहार में जो लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है उस फाइल पर तेजस्वी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शाइन है। अब जब एक बार फिर से बिहार में बम्पर बहाली होने जा रही है तो तेजस्वी यादव ने फिर से दावा कर दिया है कि उनकी ही चेतावनी का नतीजा है कि सरकार ने खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर बहाली करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि 17 महीने सरकार में रह करके सरकार से हटने के बाद से लेकर के पूरे चुनाव प्रचार में भी निरंतर बताया और फिर लगातार मांग की जा रही है कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के आदेश अनुसार उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से विज्ञापति तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की
जल्द ही भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक खाली पड़े पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक बिहार में युवाओं को 10 लाख नौकरियों का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और फिर न ही सरकार को बैठने देंगे। हमारा संकल्प है, हमारा प्रण हम करेंगे और फिर कराएंगे भी। दोस्तों, बिहार में भीषण उष्ण लहर का कहर जारी है। लू की लहर से पूरा वातावरण बेहाल है। यह भीषण गर्मी से लोगों को ना तो घर में चैन है और न ही बाहर राहत है। राजधानी पटना समेत बिहार का अधिकांश भाग तप रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूर्वी बिहार में उमस काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जहाँ उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में लोग उमस से काफी ज्यादा परेशान रहे। वहीं पर इस उमस के बीच अब मौसम विभाग ने एक राहत वाली खबर लेकर आई है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर के नई जानकारी दी है। जब मौसम विभाग ने मानसून की लगभग फाइनल डेट बता दी है, जो की बेहद राहत देने वाली है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरीके की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में मानसून नवासारी, जलगांव, अमरावती, बीजापुर, सुकमा एवं बंगाल से के इस्लामपुर से गुजर रहा है। मानसून को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं। यह 18 जून यानी कि मंगलवार को वे वाराणसी में होंगे, जब पीएम मोदी वाराणसी से ही 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 17वीं किस्त ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा 30,000 स्वयं सहायता समूह को कृषि सखी के रूप में मान्यता देंगे। इसमें वो महिलाएं शामिल होंगी जिन्हें कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया जा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 732 कृषि विज्ञान केंद्र से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा कई राज्यों में स्थिति कृषि विज्ञान केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़े रहेंगे। यह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्रियों से भी अपने राज्य से ही कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। इसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेशों के सीएम भी शामिल है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि किसानों के हित के लिए सब मिलकर के काम करें। दोस्तों, बिहार में मानसून का इंतजार किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोग बारिश का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं मानसून की एंट्री से पहले ही बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जब कोसी बराज के फाटक लगातार खोले जा रहे हैं, पहले 11 और फिर अब दर्जन भर से अधिक फाटक खोल दिए गए हैं। जब कोसी नदी का जलस्तर इस साल पहली बार 50,000 क्यूसेक को पार कर चुका है। इसके पीछे की संभावित वजह भी सामने आई है। हालांकि बाढ़ के लिए जो समय निर्धारित है वह आ चुका है, लेकिन बिहार में अभी भी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जब कोसी नदी के कोसी बराज स्थित बने कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर इस साल पहली बार 50,000 क्यूसेक को पार किया गया। जब बुधवार की शाम को कोसी नदी का जलस्तर 59,705 क्यूसेक बढ़ने के क्रम में दर्ज किया गया। इस दौरान कोसी बराज के 56 में से 14 फाटक खोल दिए गए, जबकि सुगम सिंचाई व्यवस्था के लिए कोसी पूर्व मुख्य नहर में 2500 क्यूसेक और फिर कोसी पश्चिमी मुख्य नहर में 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं पर ठीक इसी समय जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र में नदी का जलस्तर 35,500 क्यूसेक घटने के क्रम में दर्ज किया गया है, यानी कि जलस्तर में अब कमी होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दूं कि बाढ़ अवधि का समय 15 दिन पहले यानी कि 1 जून से ही पिछले 2 वर्षों से शुरू कर दिया गया है। इसी अनुकूल विभागीय तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले 4 महीनों के लिए बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा बालू की कीमत में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं पर बालू खनन पर रोक लगाने के बाद सरकार ने बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है कि कोई भी बालू माफिया बालू का स्टॉक न रखें, ताकि इसके दाम में इजाफा को रोका जा सके। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के माध्यम से मानसून को देखते हुए हर साल ये कदम उठाया जाता है। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने यानी कि 15 अक्टूबर तक किसी भी नदी से बालू का खनन नहीं हो सकता है। राज्य के यानी कि बिहार के खान निदेशक ने इसका आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के एसपी को पत्र दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पर फैसला लिया गया है कि राज्य के किसी भी बालू घाट से अगले 4 महीने तक बालू का उठाव नहीं होगा। एनजीटी ने मानसून को देखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि पर्यावरण का कोई भी नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, जब भी आप 5-10 मिनट तक रील देखते हैं तो फिर आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे कि मैंने जूता पहना है, जूता नहीं। जब बिहार के बेगूसराय की एक लड़की ने जब इस गाने को अपनी आवाज में गाया तो वे रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। इन दिनों आप इंस्टाग्राम रील्स में एक गाना खूब सुन रहे होंगे। जब भी आप 5-10 मिनट तक रील देखते हैं तो फिर आपको ये शब्द जरूर सुनने होंगे कि मैंने जूता पहना है, जूता नहीं। जब बिहार के बेगूसराय की एक लड़की ने जब इस गाने को अपनी आवाज में गाया तो वे रातों रात
सोशल मीडिया स्टार बन गई। इंटरनेट के इस जमाने में अगर आप में टैलेंट है तो फिर आपको दुनिया की नजरों में आने से कोई नहीं रोक सकता। रील्स के इस युग में आपका कंटेंट कब वायरल होगा, कब आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के कल्याणी मिश्रा के साथ, जहां इस लड़की का नाम है कल्याणी मिश्रा। दरअसल बिहार के बेगूसराय की रहने वाली कल्याणी मिश्रा ने मैं थाड़े पांव की जूता ना को अपने आवाज और फिर अंदाज में गाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके बाद उनकी रील वायरल होने लगी, जिसने इंस्टाग्राम से लेकर के एक्स फेसबुक तक का सफर भी तय कर लिया, जिसके चलते हर तरफ कल्याणी की आवाज की चर्चा हो रही है। इस रील को इंस्टाग्राम पर अब तक करीब 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग देख चुके हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर, जहां पर 53,000 लोगों ने इसको शेयर किया, वहीं पर करीब 8,000 लोगों ने कमेंट भी किया। आप भी शायद इनके गानों को सुने होंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस लड़की को। आपको बता दूं कि इस गाने के बोल मशहूर लेखक और फिर संगीतकार जानी ने लिखा है, जब कंपोजिंग भी जानी ने ही किया है, जबकि ज्योति नूरा ने इसे अपनी आवाज दी है। यह यूट्यूब पर देसी मेलोडी नाम के चैनल पर अपलोड किए गए इस गाने को अब तक 26 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 60 लाख लोग देख चुके हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हर दिन नया फैसला ले रहे हैं। स्कूलों की मॉनिटरिंग को लेकर के अब नया डिसीजन सामने आ गया है। स्कूलों में फिजिकल इंस्पेक्शन से ज्यादा ध्यान तकनीकी बेस्ड इंस्पेक्शन पर है। जब शिक्षक के स्कूल नहीं पहुंचने, स्कूल का बिजली कनेक्शन, शौचालय की कमी, पंखे की कमी आदि की शिकायत व्हाट्सएप पर आप सुनेंगे। जी हाँ, आम लोगों से वीडियो और फोटो भेजने की भी अपील की गई है। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए 5 मोबाइल फोन इस्तेमाल होगा। शिक्षा विभाग में नए फोन खरीदे जा चुके हैं। 5 फोन में अलग अलग व्हाट्सएप चलेगा। इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पास होगा। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव अपने चेंबर को प्लेन का कॉकपिट बना दिया है। यह तकनीक के सहारे में स्कूल की हर गतिविधियों पर नजर रखने को कहा जा रहा है। स्कूल के इंस्पेक्शन की जवाबदेही जिला स्तरीय अधिकारियों पर है। जब नए एसीएस ने इंस्पेक्शन की मॉनिटरिंग का मॉनिटर आम लोगों के हाथों में दे दिया है। आम लोगों से स्कूल मिड डे मील समेत अन्य शिकायतें भी व्हाट्सएप के जरिए ही सुनेंगे। आम लोग फोटो सहित शिकायत एसीएस के व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ऐसे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ देखेंगे। इसके लिए विभाग ने 5 नए स्मार्टफोन की खरीदारी की है। आपको बता दूं कि हर शिकायत के लिए अलग अलग नंबर जारी किया गया है और ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। स्कूल से जुड़े हुए शिकायत को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। कुल 5 वर्ग है। आम लोग इन 5 व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो नंबर है 9229206201। इस नंबर पर आम लोगों से स्कूलों के आधारभूत संरचना यानी कि स्कूल के पंखे, भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता, बेंच डेस्क की कमी, शौचालय की कमी, पीने की पानी की कमी, बिजली कनेक्शन, 4 दीवारी की कमी से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा नंबर है 9229206202। इस नंबर पर स्कूल का समय से नहीं खुलने, शिक्षक और फिर हेडमास्टर को देर से आने, रूटीन के मुताबिक क्लास नहीं चलने, पीटीएम का आयोजन, लैब और फिर कंप्यूटर लैब आदि की समस्या, खेल सामग्री की अनुपलब्धता आदि की शिकायत सुनी जाएगी इस नंबर पर। वहीं पर एक और नंबर है 9229206203। इस नंबर पर एमडीएम की गुणवत्ता, थाली की कमी, किचन सेट, गैस चूल्हा, शुक्रवार को अंडा और फिर मौसमी फल का नहीं मिलना, किचन की साफ सफाई से जुड़ी हुई शिकायत कर सकते हैं इस नंबर पर के जरिए व्हाट्सएप में। वहीं पर एक और नंबर है 9229206204। इस नंबर पर शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने विश्वविद्यालय और फिर कॉलेज से जुड़ी हुई शिकायत के लिए नंबर जारी किया है। वहीं पर एक और नंबर है 9229206205। इस नंबर पर बच्चों की साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, किताब, कॉपी समेत अन्य तरह की शिकायत सुनी जाएगी। आम लोग इस नंबर का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये नंबर आप लोगों को दिया गया है। अगर स्कूलों में शिक्षा से जुड़ी हुई शिक्षा से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो अलग अलग नंबर दिया गया है। जो भी आपकी परेशानी है उस हिसाब से आप नंबर पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नेता माने जाते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सामाजिक, आर्थिक और फिर गैर बराबरी को सामने रखा है। रिपोर्ट के आधार पर लालू प्रसाद ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बताया है कि किन वजहों से जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराई जा रही है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा है कि वर्ल्ड इनक्लेविटी लैब यानी कि विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और फिर आदिवासियों के लिए डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है।
है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% हिस्सा है, यानी कि 9%। और फिर अनुसूचित जाति और फिर जनजाति के पास मात्र 2.6%। और 2013 में ओबीसी का देश का संपत्ति में 17% हिस्सा था, जो कि 2022 में घट करके 9% रह गया है। छोटे और फिर मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है। किसान सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में ओबीसी एससी एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगभग 89% हिस्सा आबादी में सबसे कम वाले वर्गों के पास है, और देश की सबसे अधिक आबादी वाले 85% आबादी वाले एससी एसटी ओबीसी के पास बाकी बचा हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी है। मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छोटे व्यवसायियों को भी टारगेट करके खत्म कर रही है। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज शहर के पश्चिम पाली स्थित जेएम नर्सिंग होम में चिकित्सकों ने महिला से छेड़छाड़ की है। जब बंगाल के चाकुलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने चिकित्सक के खिलाफ आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला चिकित्सक का नाम नहीं बता पाई है। जब घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो मौके पर काफी भीड़ जुट गई और फिर लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। जब महिला ने बताया है कि 5 महीने पहले उनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद वह हर महीने चिकित्सक के पास आती थी। महिला ने बताया है कि पिछले महीने जब उसकी कुछ तबीयत बिगड़ी तो फिर वह चिकित्सक को यहां दिखाने पहुंची, जहां पर चिकित्सक ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। जब महिला के पति ने बताया है कि 5 महीने से उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था, लेकिन जिस दिन उनकी पत्नी अकेले पहुंची उस दिन घटना को अंजाम दिया गया। नर्सिंग होम के कर्मी ने बताया है कि फिलहाल डॉक्टर कौस्तभ जिन पर आरोप लगा है वह बाहर हैं, और फिर उनके आने पर ही जानकारी मिलेगी क्या घटना हुई है। घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों ने जिला पदाधिकारी को दी है। इसके बाद प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर उर्मिला कुमारी नर्सिंग होम पहुंची और फिर उन्होंने मरीज और उसके पति से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया है कि जांच की गई है और फिर उसकी ओर से जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जब मामले में कितनी सच्चाई है ये तो फिर जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। आपराधिक घटनाएं, कथित नीट पेपर लीक मामला, नौकरी बहाली को लेकर के लगातार घेर रहे हैं। तेजस्वी बिहार सरकार को चेता रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर अब जदयू और बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया है, पलटवार किया है। तेजस्वी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बिहार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उनकी ट्वीट पर बीजेपी एमएलसी ने पलटवार किया है। जी हाँ, दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के पोस्ट किया गया, जिससे बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, मैं उससे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने लोगों को मना कर दे, या ऐसा काम नहीं करें, इसको रोकना जरूरी है, छाती पीटना जरूरी है, मना कर देंगे तो फिर रुक जाएगा। नवल किशोर यादव ने कहा है कि उनके माताजी और फिर पिताजी जब शासन में थे तब आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी, जब फिरौती वसूला जाता था, और फिर नीतीश कुमार के आने के बाद छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन रसातल से भी उनको पुलिस खींच करके ले आती है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव थक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ने गए थे, मात्र 4 सीट आया। जनता में क्या विश्वास है पता चल गया ना। संविधान बदल गया। जब संविधान बदल गया के नाम पर बस 4 कंधा लगाने के लिए मिल गया है, इसलिए गाल बजाने और फिर पैर उचकने से कुछ नहीं होता है। जब बिहार की जनता पूरी तरीके से इनके बारे में अस्वस्थ है कि क्या है। जब बीजेपी के नुकसान पर नवल किशोर यादव ने कहा है कि ये जो गलतफहमी पैदा विपक्ष ने किया है, तो फिर जनता ने उन्हें कितना सीट दिया है ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दावा किया है कि लोकसभा के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की हार है। यह मोदी की ये जीत नहीं है, और वे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के समर्थन से भी वो पीएम बने हुए हैं। शनिवार को कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार 400 पार के नारे को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा, और कहा कि काफी प्रयास के बावजूद भी भाजपा को केवल 240 सीटें आई। आपको बता दें कि भाजपा को सत्ता में आने के रोकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन ने
इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वे बहुमत नहीं जुटा पाया और 234 सीटों पर अटक गया। वहीं पर भाजपा ने 240 सीटें जीतते हुए अपने गठबंधन एनडीए की मदद से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और फिर 293 सीटें जीती। नतीजों पर स्टालिन ने कहा कि ये मोदी की जीत नहीं है, बल्कि ये मोदी की हार है। मोदी चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया होता तो फिर मोदी को बहुमत कहां से मिलता। भाजपा उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकती। जब 543 संसदीय सदस्यीय निचले सदन में भाजपा ने अपने दम पर 240 सीटें जीती, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 272 है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और फिर नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपने अपने राज्यों में क्रमशः 16 और फिर 12 सीटें जीती थी और एनडीए को अपना समर्थन दे दिया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप में बिहार की सभी तरह की खबरें दी जाती है। आपको बता दूं कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से कम समय में खबर दिया जाता है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देखते हैं तो आपसे 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, जैसे कि आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी टाइम की कीमत समझते हैं, अपने समय की बचत चाहते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में किसी भी खबर को बिहार की 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर के सर्च कीजिए, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा। इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस ऐप में खबर को पोस्ट करने के लिए आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। जहां अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में अपना अकाउंट जरूर बना लें। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद आपके पास OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लेंगे, फिर अपना फोटो और नाम देकर के अपना अकाउंट बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप खुद से खबर को पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वीडियो के द्वारा हो या फिर टेक्स्ट के द्वारा हो। किसी भी फॉर्मेट में आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में भी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे को लाइक कर सकते हैं वीडियो में और कमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, आप इस ऐप में मैसेज भी कर सकते हैं। जब मैसेज का भी सिस्टम दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ऐप में हर तरह की खबरें देख सकते हैं, बिहार से जुड़ी हुई और आपके लोकल से भी जुड़ी हुई खबरें देख सकते हैं। आपके जिला की खबर और पूरे बिहार लेवल की खबर, वो भी बहुत कम समय में। तो ऐसे में इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।